दोस्तों, आज जिस डांसर की हम बात कर रहे हैं, बिजली की तेजी थी उनमें। जो भी इनका डांस देखता था बस देखता रह जाता था। आंधी की तरह गति थी इनके अंदर। और उस जमाने में पर्दे पर इनका जलवा ऐसा था कि थिएटर और नाटकों के बड़े बड़े कलाकार इनको देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे और इनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। मेरे दिल में आए मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब फिल्मों को उस रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता था। बहुत छोटी उम्र थी, बहुत छोटी उम्र में अपने नृत्य कला से इन्होंने सबको अचंभित कर दिया था। और कला के क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गजों की इन्होंने तारीफें हासिल की थी। तारीफों में उनके कसीदे पड़े थे। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। आप विश्वास करेंगे, बचपन में इन्होंने जिद की कि मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, मुझे पढ़ना है। लेकिन बाद में उनका जो शौक था नृत्य और संगीत का, उसके लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सरकार के दिए हुए पद्म भूषण सम्मान को ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं पद्म भूषण नहीं बल्कि भारत रत्न की हकदार हूं, मैं वो डिजर्व करती हूं, वो दीजिए मुझे। और आप यकीन करेंगे कि इस कलाकार ने अपने निजी जीवन में 2 शादियां की मुस्लिम कलाकारों से, लेकिन वो शादियां चली नहीं और उसके बाद उन्हें छोड़कर उन्होंने एक हिंदू फिल्मकार से शादी की। कौन थी वो अदाकारा, क्या था उनका नाम, और क्यों सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी उन्हें फिल्मों में वो मुकाम नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को देश विदेश में जाकर इंडिया का नाम रोशन किया और अपना पूरा जीवन इसी में समर्पित कर दिया। जानेंगे बहुत कुछ इस बारे में, बस बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल OSM बॉलीवुड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान और आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। आज हम एक ऐसी महान नृत्यांगना की बात कर रहे हैं जिन्होंने नृत्य के जगत में एक लेजेंड का दर्जा हासिल किया है। वो भारतीय फिल्मों की पहली डांसिंग क्वीन, बोल्ड और ब्यूटीफुल थी, जिनका नाम था वन एंड ओनली सितारा देवी। कलकत्ता में धनलक्ष्मी के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम धनलक्ष्मी था। बचपन में इन्हें प्यार से धन्नो भी कहते हैं। इनका जन्म 20 नवंबर 1920 को ठीक दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था। इसलिए इनका नाम धनलक्ष्मी रखा गया था क्योंकि ये धनतेरस के दिन पैदा हुई थी। उनके पिता सुखदेव महाराज मूल रूप से वाराणसी के वैष्णव ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन कई पीढ़ियों से कोलकाता में ही रह रहे थे। वो संस्कृत के विद्वान थे और भरतनाट्यम और कथक सिखाते थे। माँ मत्स्य कुमारी का परिवार भी नृत्य कला से जुड़ा था। दोनों की 3 बेटियां और 2 बेटे थे और सभी ने अपने माता पिता से नृत्य कला का प्रशिक्षण लिया। जब धनलक्ष्मी 8 साल की हुई तो उनकी शादी तय हो गई, लेकिन उन्होंने परिवार वालों से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ना चाहती हैं। परिवार आखिर मान गया और नन्ही धन्नो को कम्मचगढ़ हाई स्कूल में भर्ती भी कराया गया। सुखदेव महाराज ने अपने पुरखों की धरती वाराणसी में लौटकर एक नृत्य विद्यालय स्थापित किया, जहां स्थानीय वेश्याओं की बेटियों को भी प्रवेश दिया। उन्हें कथक को लोकप्रिय बनाने के लिए सामाजिक बहिष्कार तक सहना पड़ा था। 10 साल की उम्र में धनलक्ष्मी ने वाराणसी के एक स्थानीय थिएटर में एकल प्रदर्शन भी शुरू किया। उस दौर में सिनेमा घरों में फिल्मों की रील बदलने के दौरान जो समय लगता था, उसमें स्थानीय कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देते थे ताकि दर्शकों का मन लगा रहे उस ब्रेक के दौरान।
नन्ही धनलक्ष्मी ने इस प्रदर्शन से खासी शोहरत हासिल कर ली थी। उस जमाने में मुंबई में निर्देशक निरंजन शर्मा फिल्म उषा हरण बना रहे थे, जिसमें जुबैदा की बहन सुल्ताना बतौर नायिका काम कर रही थी। उस फिल्म की एक अन्य भूमिका के लिए वो शास्त्रीय नृत्य जानने वाली एक छोटी लड़की को तलाश रहे थे। इसके लिए वो बनारस की तवायफों से भी मिले। तवायफ खानदान की ही मशहूर गायिका सिद्धेश्वरी देवी की सलाह पर निरंजन शर्मा धन्नो के पिता सुखदेव महाराज से मिले। निरंजन शर्मा ने धन्नो को संगीत विद्यालय व सिनेमा थिएटर में नृत्य करते देखा और फिल्म उषा हरण की उस भूमिका में उतारने का मन बना लिया कि हां, यही है वो चॉइस। धन्नो महज 13 साल की उम्र में साल 1933 और 34 में मुंबई आ गई। उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने सर जीजे हॉल में सार्वजनिक प्रदर्शन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने एक निजी शाही महल अतिया बेगम पैलेस में टैगोर, सरोजनी नायडू और सर कोवासी जहांगीर सहित कई चुनिंदा दर्शकों के सामने कथक का प्रदर्शन किया। टैगोर ने सार्वजनिक रूप से उन्हें शॉल और 50 रुपए का उपहार देकर भी सम्मानित किया था। ठीक 5 साल के बाद जब वो करीब 16 साल की हुई, तब टैगोर ने ही उन्हें नृत्य सामग्री कहकर सम्मानित, एक ऐसा सम्मान जो उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहा, उनको प्रिय रहा। फिल्म उषा हरण को बनने में 6-7 साल लगे और यह फिल्म 1940 में प्रदर्शित हुई थी। तब तक धन्नो को कई और फिल्मों में भी काम मिल गया। मुंबई पहुंचते ही उन्हें वसंत मूवी टोन की साल 1934 में रिलीज हुई फिल्म वसंत सेना भी मिल गई और उसी साल रिलीज हुई सागर मूवी टोन की अनोखी मोहब्बत और शहर का जादू भी उन्हें मिली, जिनमें उनके नृत्य को काफी सराहना मिली। शहर का जादू मोतीलाल की पहली फिल्म थी जिसमें उनकी बड़ी बहन तारा देवी ने भी अभिनय किया था। फिल्म में अभिनय करने के लिए उन्होंने बड़ी बहन के नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया, सितारा। बतौर हीरोइन उन्हें पहला मौका मिला था सागर मूवी टोन की साल 1935 में बनी फिल्म जजमेंट उफ अल्लाह उर्फ अल हिलाल में, जो महबूब खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। साल 1936 की के.एल. सहगल वाली फिल्म देवदास में भी सितारा देवी ने मनोरमा के रोल में जोरदार नृत्य प्रदर्शित किया था। मैं एक औरत हूँ और तुम्हारी सहेली हूँ, लेकिन वो एक गैर मर्द। पार्वती, तो क्या तुम मुझसे ये कहोगी कि मुझे अपने चरणों में जगह दो? हाँ, बिल्कुल यही बात। और अगर उसने ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा मनोरमा? और उसी साल कुमार मूवी टोन की नजर का शिकार, गोल्डन ईगल मूवी टोन की प्रेम बंधन और ताज प्रोडक्शन की फिल्म जन मुरीद में सितारा देवी ने दर्शकों पर अपने नृत्य और अभिनय से जादू बिखेर दिया। साल 1937 में सागर मूवी टोन की कोकिला, हंस पिक्चर्स की बेगुना, प्रिंस मूवी टोन की कलकत्ता की रात और संगीत फिल्म कंपनी की जीवन स्वप्न में सितारा देवी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनका नृत्य जीवंत ऊर्जा से भरा होता था। उन्होंने अपने पिता द्वारा एकत्र किए गए विषयों, कविताओं और नृत्य कला के खजाने से अपनी खुद की आला शैली की नृत्य कला विकसित की थी। वो लगातार लोकप्रियता की नई सीढ़ियां चढ़ रही थी। साल 1938 में जनरल फिल्म्स की बागवान और रंजीत मूवी टोन की प्रोफेसर वुमेन MSC जैसी फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाने के अलावा साल 1938 में उन्हें एक बार फिर से महबूब खान के निर्देशन में काम करने का मौका मिला और वो फिल्म थी सागर मूवी टोन की वतन। सितारा देवी ने कथक के 2 स्कूलों की कलाओं को मिश्रित किया, एक जो बनारस में विकसित हुआ था और दूसरा लखनऊ में। उनके नृत्य में नाज, नखरे और नजाकत तीनों का मिश्रण था। साल 1939 में सितारा देवी ने रंजीत मूवी टोन की नदी किनारे, सुप्रीम पिक्चर्स की मेरी आंखें और जनरल फिल्म्स की पति पत्नी में मुख्य भूमिकाएं निभाई। 1940 में वो रंजीत मूवी टोन की आज का हिंदुस्तान, अछूत, होली, पागल,
नेशनल स्टूडियोज की पूजा, पॉपुलर फिल्म्स की हैवान और न्यू थिएटर्स कोलकाता की फिल्म जिंदगी में अहम भूमिकाओं में वो नजर आई हैं। अछूत में सितारा देवी ने कांतिलाल और वासंती के साथ मिलकर प्यारेलाल संतोषी का लिखा भजन भी गाया था। वहीं हैवान में सितारा देवी के साथ उनकी दोनों बहनें अलकनंदा और तारा देवी ने भी अभिनय किया है। 40 के दशक की शुरुआत में सितारा देवी 1941 में रिलीज सिरको प्रोडक्शन की फिल्म स्वामी में और 1942 रंजीत मूवी टोन की फिल्म धीरज और दुख सुख में बतौर नायिका नजर आई थी। साल 1938 में बनी फिल्म बागबान में सितारा देवी के साथ काम कर चुके मशहूर अभिनेता नजीर हुसैन की हिंद पिक्चर्स का काम ठप हो गया। नजीर की शादी उनकी चचेरी बहन सिकंदर बेगम से हुई थी, जो मुगले आजम फेम के आसिफ की सगी बहन थी। तकरीबन 2 साल बाद हिंद पिक्चर्स को पुनर्जीवित करने का फैसला लेते हुए नजीर ने सितारा देवी को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सितारा देवी ने स्वीकार कर लिया। नजीर के साथ मिलकर उन्होंने हिंद पिक्चर्स के बैनर में कई फिल्में बनाई, जिनमें कलयुग और सोसाइटी ये साल 1942 में रिलीज हुई थी। 1942 में ही रिलीज नेशनल स्टूडियोज की फिल्म रोटी में सितारा देवी को एक बार फिर महबूब खान के निर्देशन में काम करने का मौका मिला। यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म को याद रखा जाता है सितारा देवी के बोल्ड कपड़ों और उनकी बिंदास अदाओं की वजह से। उन्होंने फिल्म में एक पिछड़े आदिवासी की भूमिका निभाई थी और उस दौर के लिहाज से उनकी पोशाक बेहद कम कपड़ों वाली थी। इस फिल्म में सितारा देवी ने अनिल विश्वास के संगीत में 3 सोलो गाने भी गाए थे। फिर साल 1943 में सितारा देवी एक बार फिर से रंजीत मूवी टोन की फिल्म अंधेरा में नजर आई थी। फिल्म अंधेरा में सितारा देवी ने ज्ञान दत्त के संगीत में एक सोलो, केसी डे के साथ एक और अरुण के साथ 2 युगल गीत गाए थे। फिर 1943 में ही महबूब खान ने निर्माता बनने का फैसला करते हुए महबूब प्रोडक्शन की स्थापना की। इस बैनर की पहली फिल्म थी नज़्मा। जिसमें सितारा के सलाहकार थे अशोक कुमार, वीना, मिज्जन कुमार और याकूब। रफीक गजनवी के संगीत में सितारा देवी ने इस फिल्म में एक सोलो, पारुल घोष के साथ एक और अशोक कुमार के साथ 2 युगल गीत गाए थे। हौले हौले उल्फत में रखना कदम कदम। फिर 1943 में सितारा देवी और नजीर ने आबरू, छेड़छाड़ और सलमा बनाई थी। इन सभी फिल्मों में सितारा देवी ही नायिका थी। कलयुग, सोसाइटी, आबरू और छेड़छाड़ में सितारा देवी के नायक भी नजीर ही थे। उधर आगे चलकर 1943 में ही सिल्वर फिल्म्स की नजीर के निर्देशन में बनी फिल्म भलाई में सितारा देवी पृथ्वीराज कपूर की नायिका बनी। दोस्तों, इसी दौरान नजीर और सितारा ने शादी कर ली थी। हालांकि सितारा देवी ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया। सितारा देवी ने इसके पहले भी किसी मिस्टर देसाई से शादी की थी, जिनके बारे में अधिक जानकारी मिलती नहीं है, उपलब्ध भी नहीं है। नजीर और सितारा देवी के संबंध भी जल्दी ही खराब होने लगे। सितारा देवी के मुताबिक हिंद पिक्चर्स में जमकर काम करने के बावजूद नजीर उन्हें एक पैसा भी नहीं देते थे। कंजूस थे, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। उधर उनके चचेरे भाई साले और तीसरे रिश्ते से भांजे के आसिफ ने सितारा देवी से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। नजीर को उनका रोज रोज स्टूडियो में चले आना भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने आसिफ के लिए दादर टीटी में दर्जी की दुकान भी खुलवा दी थी। लेकिन आसिफ ने भी फिल्म निर्देशन में हाथ आजमाया और अपनी पहली फिल्म फूल में सितारा देवी को शामिल कर लिया। इस बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। फिर साल 1944 में सितारा ने प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म चांद में अभिनय किया। इस फिल्म में तो 2 सोलो गीत भी गाए हैं उन्होंने। चांद को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम और अभिनेत्री बेगम पारा ने
इसी फिल्म से अपनी शुरुआत की थी। 1945 में सितारा देवी अभिनेत्री नंदा के पिता मास्टर विनायक प्रफुल्ल पिक्चर्स की फिल्म बड़ी मां में नजर आई और फिर 1945 में ही सितारा देवी अत्रे पिक्चर्स की परिंदे और फेमस फिल्म्स की फूल में भी नजर आई। फूल के आसिफ के निर्देशन में बनी उनकी पहली फिल्म थी जिसमें सितारा देवी के अलावा वीना, पृथ्वीराज कपूर, सुरैया, याकूब और मजहर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के संगीतकार थे गुलाम हैदर। यह फिल्म साल 1945 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में सितारा देवी ने पियानो की धुन पर शानदार नृत्य भी किया था और कुछ समीक्षकों का कहना है कि के आसिफ ने सितारा देवी को सिर्फ इसलिए अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि उनकी बहन सिकंदर बेगम का घर बच सके जो नज़ीर की पत्नी थी, क्योंकि नज़ीर जो है उनका दिल आ गया था सितारा देवी पे। उन्होंने उनसे शादी कर ली और इस चक्कर में के आसिफ ने डोरे डालने शुरू किए, जी हाँ, सितारा देवी पर। बहरहाल कारण जो भी हो, दोनों ने शादी कर ली। हालांकि नज़ीर की तरह आसिफ भी पहले से ही शादीशुदा थे। 40 के दशक के उत्तरार्ध में सितारा देवी का झुकाव पूरी तरफ से कत्थक की तरफ चला गया था। गायन और अभिनय से उन्होंने खुद को करीब करीब अलग ही कर लिया था और वो कभी कभार इक्का दुक्का फिल्में ही करती नजर आती थी। फिर साल 1947 में सितारा देवी ने सनराइज पिक्चर्स की फिल्म अमर आशा में अभिनय किया और साथ ही गाने भी गाए। उसके 2 साल बाद 1949 में वो लिबर्टी आर्ट प्रोडक्शन की फिल्म लेख में सुरैया और मोतीलाल के साथ, तो 1950 में हिंदुस्तान चित्र की फिल्म बिजली में भी नजर आई। अपने शौहर के आसिफ के निर्देशन में बनी अगली फिल्म हलचल में भी सितारा देवी ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म हलचल के जो मेन कलाकार थे, मुख्य कलाकार दिलीप कुमार और नरगिस, फिल्म के गाने में उन्होंने वेले शैली के एक सीक्वेंस को बेहतरीन ढंग से सींचा है, उसमें जान डाली है। और दोस्तों, इसी फिल्म में सितारा देवी के लिए प्लेबैक लता मंगेशकर जी ने दिया था। जी हाँ, साल 1957 में रिलीज चेतन आनंद की जयदेव द्वारा संगीतबद्ध अंजलि सितारा देवी की बतौर अभिनेत्री आखिरी फिल्म रही। इस फिल्म में उनके सह कलाकार थे चेतन आनंद, निम्मी और शीला रमानी। उसी साल जब महबूब खान ने अपनी एपिक फिल्म मदर इंडिया बनाई तो उसमें भी सितारा देवी को ही शामिल किया। फिल्म के गीत होली आई रे कन्हाई रंग छलके, उसमें कुमकुम के साथ वो नृत्य करती नजर आई थी। दुनिया के कई देशों में उन्होंने कथक के कार्यक्रम पेश किए। के आसिफ और उनके बीच काफी पहले से ही दूरियां पैदा हो गई थी। इसकी वजह का खुलासा करते हुए सितारा देवी ने एक बार बताया था, वैसे तो के आसिफ बेहद ही शरीफ, ज़हीन और तरक्की पसंद इंसान थे, मेरा ख्याल भी पूरा रखते थे, लेकिन जिस बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई वो थी उनकी रंगीन मिजाजी। हमारी शादी के 2-3 साल बाद ही उन्होंने लाहौर जाकर एक और शादी कर ली थी। फिर जब उन्होंने 1950 के दशक में मुगले आजम शुरू की तो उसी फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रही निगार सुल्ताना से उन्होंने तीसरी शादी कर ली। मजबूरन कानूनी तौर पर उनकी पत्नी होते हुए भी मुझे उनसे अलग होना पड़ा। साल 1958 में कार्यक्रम के सिलसिले में वो पूर्वी अफ्रीका के दार इस्लाम शहर गई थी जहां कई गुजराती परिवार बसे हुए थे। उनके ठहरने का इंतजाम भी एक गुजराती परिवार में ही था। उस परिवार के प्रताप बारोट के साथ सितारा देवी की दोस्ती कुछ समय बाद शादी में बदल गई। प्रताप बारोट अपने दौर की मशहूर गायिका कमल बारोट और फिल्म डॉन के निर्देशक चंद्रा बारोट के भाई हैं। जी हाँ, पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो तमाम भारतीयों की तरह बारोट परिवार को भी देश छोड़कर आना पड़ा। प्रताप बारोट जो ब्रिटिश एयरवेज में इंजीनियर थे, लंदन जाकर बस गए। वो आज भी लंदन में ही रहते हैं। हालांकि 1970 में प्रताप बारोट से भी उनका अलगाव हो गया था। उनका इकलौता बेटा रंजीत बारोट मुंबई में ही रहते हैं और संगीत के क्षेत्र से जुड़े उन्होंने अच्छा नाम कमाया है अपना। सितारा देवी का लगभग पूरा परिवार फिल्मों व कला जगत से ही जुड़ा रहा। उनकी बड़ी बहन तारा देवी मत्स्यगंधा, शाही लकड़हारा, थीफ ऑफ इराक, वसंत सेना ऐसी फिल्मों में वो नजर आई थी। और दोस्तों, अब आपको बताते चलें, मशहूर नर्तक गोपी कृष्ण इन्हीं तारा देवी के बेटे थे। जी हाँ, उधर सितारा देवी की बड़ी बहन अलकनंदा ने भी सूर्य कुमारी जो 1933 में आई थी, एक्ट्रेस
सिनेमा क्वीन, खाक का पुतला और 1934 में नवभारत, लाल चिट्ठी, मैजिक हॉर्स और प्रेम पुजारी, सभी ऐसी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। अपने बॉलीवुड कॉलम में मशहूर लेखक सआदत हसन खां मंटो ने सितारा देवी को एक महिला नहीं बल्कि एक आंधी के तौर पर बताया था। मंटो के मुताबिक सितारा टाइफून के रूप में अंदर और बाहर ही नहीं उड़ाती हैं, बल्कि उन्होंने कभी खुद को कमजोर होता दिखाया ही नहीं और रोष बनाए रखा है। दोस्तों, सितारा देवी ने अपना तूफानी नृत्य 80 वर्ष की आयु तक जारी रखा। उन्हें करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि विनम्रता उनके गुणों में शामिल थी ही नहीं। वो बिल्कुल विनम्र नहीं थी, वो बेहद मुंहफट और बेबाक थी। अगर किसी की कोई भी बात बुरी लगती थी तो वो बिना हिचकिचाहट, बिना सोचे समझे बयां कर देती थी, लेकिन वो बेहद दिलदार थी। बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज ने एक बार उनके हीरो के हार की तारीफ की थी। उन्होंने तुरंत उन्हें ये कहते हुए गले से उतार कर वो उपहार में दे दिया, महाराज ये आपसे अच्छा थोड़ी है। बाद के वर्षों में वो नृत्य सिखाने भी लगी थी और उनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में मधुबाला, रेखा, माला सिन्हा और यहाँ तक कि काजोल भी शामिल रही हैं। वो मुंबई में कथक नृत्य अकादमी स्थापित करना चाहती थी, लेकिन सरकार से उन्हें कोई जमीन नहीं मिल सकी। पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, खैरागढ़ विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट, कालिदास सम्मान, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, रसिक रंजना, नृत्य निपुणा जैसे दसियों सम्मान हासिल कर चुकी सितारा देवी दक्षिण मुंबई के मशहूर पेडर रोड पर रहती थीं और बाद में अंधेरी के 7 बंगला इलाके में वो शिफ्ट हो गई थी। कहते हैं सितारा देवी को पद्म भूषण देने की भी पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया कि वो भारत रत्न की हकदार हैं। ये मुझे आप क्या दे रहे हैं, भारत रत्न दीजिए। साल 25 नवंबर 2014 को 94 साल 94 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। सितारा देवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेंगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। आपके पास भी अगर सितारा जी से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो प्लीज़ हमसे वो शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा चैनल OSM बॉलीवुड। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम। आप अपना ख्याल रखें।